Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी एज, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत प्रदत्त संपत्ति का अधिकार उन लोगों तक भी है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखते हैं क्या है इसकी डिटेल, क्या है इसका केस टाइटल। तो वीडियो के साथ बने रहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत प्रदत्त संपत्ति का अधिकार उन लोगों पर भी है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। न्यायमूर्ति वीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही थी, जिसने प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी थी, जिससे यह माना गया कि निर्धारित को संपत्ति कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधान के तहत इस मामले में विषयगत संपत्ति जो लखनऊ में स्थित है और महमूदाबाद के राजा के स्वामित्व में है, जो 1947 में पाकिस्तान चले गए थे, को प्रासंगिक कानून के तहत सत्तू संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नगर निगम ने ऐतिहासिक रूप से कुछ नियमों के आधार पर कर लगाया था, लेकिन बाद में परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों का पता चलने पर पूंजीगत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया गया। भारत के सत्तू संपत्ति के संरक्षक के संपत्ति की स्थिति और करों की जिम्मेदारी की पुष्टि करते हुए एक प्रमाण पत्र जारी किया। कर निर्धारण और संपत्ति की संभावित कुर्की को लेकर किराएदारों और नगर निगम के बीच कानूनी विवाद उत्पन्न हुए। महमूदाबाद के राजा के बेटे राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान ने भारतीय अदालतों में संपत्तियों पर कस्टोडियन के अधिकार का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न कानूनी विचारों के आधार पर किराएदारों के लिए कब्जा के अधिकार के संबंध में निर्देशों को स्पष्ट किया। नगर निगम ने बकाया करों के लिए वसूली नोटिस जारी किए, जिससे निर्धारित को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंततः निर्धारित के पक्ष में फैसला सुनाया। वसूली नोटिस को इस आधार पर रद्द किया गया कि कर सत्तू संपत्ति पर लागू नहीं होता है और निर्धारित को पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि की वसूली करने का निर्देश दिया। पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या सत्तू संपत्ति को कस्टोडियन में निहित करने का मतलब यह है कि कस्टोडियन अपने पास निहित सत्तू संपत्ति के मुकाबले मालिकाना हक ग्रहण करता है। क्या सत्तू संपत्ति को कस्टोडियन में निहित करने का अर्थ यह होगा कि यह संघ की संपत्ति बन गई है? पीठ ने विभिन्न प्रावधानों पर गौर करने के बाद कहा कि सत्तू संपत्ति के संरक्षक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि शत्रु व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होते हैं या शत्रु संपत्ति का प्रबंधन एक मालिक के रूप में नहीं बल्कि एक ट्रस्टी के रूप में करते हैं। कस्टोडियन की भूमिका उन दुश्मनों के स्वामित्व वाले व्यवसायों के हितों की रक्षा करना है जो देश छोड़ चुके हैं। कस्टोडियन शत्रु संपत्ति को ट्रस्ट में रखता है, शत्रु की ओर से कार्य करता है और ट्रस्टियों पर लागू कानूनी सिद्धांतों के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में कोई ट्रस्टी या कस्टोडियन कभी भी संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। अधिनियम के तहत परिभाषित संपत्ति को किसी ट्रस्टी
या कस्टोडियन में निहित करना जो शत्रु संपत्ति है, उक्त संपत्ति के प्रबंधन और उसकी सुरक्षा के उद्देश्य से है, ताकि संपत्ति अतिक्रमियों और अनधिकृत व्यक्तियों के हाथ में न पड़ पाए या उसे नष्ट ना कर दिया जाए। मालिकहीन होने के कारण और इसलिए सभी के लिए मुफ्त ऐसा कहा जा सकता है कि मालिक की अनुपस्थिति के कारण। इसके अलावा पीठ ने कहा कि शत्रु संपत्ति को कस्टोडियन में निहित करना बाधाओं से मुक्त नहीं है, लेकिन निहित करना संपत्ति की स्थिति के अनुसार जो शत्रु विषय या शत्रु फर्म द्वारा निहित होने से पहले उसके पास थी। इसलिए केवल जब शत्रु संपत्ति सभी बाधाओं से मुक्त होकर कस्टोडियन में निहित हो जाती है तो यह ऐसी संपत्ति से मालिक के कस्टोडियन का स्वामित्व का हस्तांतरण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 296 के तहत भी जिस तरह से कुछ प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व सीधे संघ के पास निहित हो जाता है, वह तब कहा जाता है जब ऐसी संपत्ति राजद्रोह के सिद्धांत या सिद्धांत के आवेदन के आधार पर संघ के पास निहित होती है। वास्तविक रिक्तता लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कस्टोडियन को केवल संपत्ति की रक्षा करने और इसे ट्रस्टी के रूप में प्रबंधित करने के लिए नियुक्त किया जाता है, न कि मालिक के रूप में। कस्टोडियन को सभी बाधाओं से मुक्त करके इसके द्वारा संघ कस्टोडियन के माध्यम से ऐसी संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार नहीं ग्रहण कर सकता है। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 296 में अभिव्यक्त संघ में निहित का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उक्त प्रावधानों उस संपत्तियों से संबंधित है जो वास्तविक मालिक के अभाव में या वास्तविक रिक्ति के रूप में किसी राज्य में निहित होगी। यदि संपत्ति किसी राज्य में है या किसी अन्य मामले में संघ में निहित है, इसलिए संविधान ने संघ और राज्यों में संपत्तियों को निहित करने के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किया है, जो शत्रु संपत्ति के संरक्षण में निहित करने से पूरी तरह से अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी दिग्वंत राजा का एकमात्र वारिस उत्तराधिकारी था और दिवंगत राजा की संपत्ति उत्तराधिकारियों के माध्यम से प्रतिवादी को मिली थी और विचाराधीन संपत्ति अब धारा 2 के अर्थ के तहत शत्रु संपत्ति नहीं हो सकती है। अधिनियम के इसलिए कस्टोडियन को ऐसी संपत्तियों पर कब्जा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि भारत में शत्रु संपत्ति के संरक्षण जिसके पास विषय संपत्ति सहित शत्रु संपत्ति निहित है, उक्त संपत्तियों का स्वामित्व हासिल नहीं करते हैं। शत्रु संपत्तियां केवल ऐसी संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए एक ट्रस्टी के रूप में कस्टोडियन में निहित होती है। केंद्र सरकार किसी संदर्भ या शिकायत पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर नियमों के नियम 15 के तहत कस्टोडियन में निहित शत्रु संपत्ति को उसके मालिक या ऐसे अन्य व्यक्ति को विनिर्देशित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसलिए शत्रु संपत्ति को कस्टोडियन में निहित करना केवल एक अस्थायी रूप से उपाय के रूप में है और वह उक्त संपत्तियों के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एक बार उक्त संपत्ति कस्टोडियन में निहित हो जाने के बाद भारत संघ शत्रु संपत्तियों का स्वामित्व नहीं ग्रहण कर सकता है। इसलिए
ऐसा इसलिए है क्योंकि शत्रु संपत्ति के मालिक से कस्टोडियन को स्वामित्व का कोई हस्तांतरण नहीं होता है और परिणाम स्वरूप भारत संघ को कोई स्वामित्व अधिकार हस्तांतरण नहीं होता है। इसलिए शत्रु संपत्ति जो कस्टोडियन में निहित है संघ की संपत्ति नहीं है। पीठ ने कहा के अनुसार चूंकि शत्रु संपत्तियां संघ की संपत्ति नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 285 का खंड 1 शत्रु संपत्तियों पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 285 का खंड 2N खंड 1 का बाद है और यह केवल तभी लागू होगा जब शत्रु संपत्तियां संघ की संपत्तियां हो, अन्यथा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट यह मानने में सही नहीं था कि प्रतिवादी विशेष संपत्ति के कब्जेदार के रूप में अपीलकर्ता को किसी भी संपत्ति कर या अन्य स्थानीय करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपरोक्त के मद्देनजर पीठ ने अपील स्वीकार कर ली। केस का जो टाइटल है वो है लखनऊ नगर निगम और अन्य बनाम कोहली ब्रदर्स कलर लैब प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। बेंच है न्यायमूर्ति वी नागरत्ना की और न्यायमूर्ति उज्ज्वल वुइया की। केस नंबर है सिविल अपील नंबर 2024 का 2878। तो फ्रेंड, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे रिलेटेड जजमेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।